सबसे पहले मेरे वास्ते ये कोई हैरान कुन बात तो वो बताइए कि हम सेकुलरिज्म नहीं मानते हैं, हम हिंदुत्व को का जो ये माहौल है हम उसके ऊपर चलने को चाहते हैं। अंदाज में उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की है वो उन्होंने इखलाकी दायरे से बाहर। गुलिस्तान न्यूज़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, और मैं साहिल इकबाल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन किराम, जिस तरह से आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर से गहमा गहमी देखने को मिल रही है, और ख़ासकर अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ एक महीनों से लगातार जो है सुर्खियाँ बटोर रही है। और कल सबसे बड़ा जो धचका कांग्रेस पार्टी को मिला है वो है जो कदावर लीडर गुलाम नबी आज़ाद हैं उनके रेजिग्नेशन, और उसके बाद 10 जो MLAs हैं जो कि साबिका वज़ीर भी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी में, उनका इस्तीफ़ा भी बाद में हमने देखने को मिला। और उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियां भी इस पर अपना राय जो है देती नज़र आ रही हैं, और ख़ासकर कांग्रेस के जो लीडर्स हैं जो कांग्रेस में अभी बने हुए हैं और वो भी इस पर अपनी राय जो है दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ तारिक हमीद करा साहब मौजूद हैं जो कि इस पर बात करेंगे, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ाद साहब के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी को कितना बड़ा धचका लगा है और इस खला को किस तरह से पूरा किया जा सकता है, और फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ कांग्रेस की क्या रहेंगी। कर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया। कर साहब, जैसे हम सब जानते हैं कि कल रेजिग्नेशन आया जो कदावर लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद, और उसके बाद से एक सिलसिला चला आ रहा है रेजिग्नेशंस का, तो किस तरह से आप इस चीज़ को सबसे पहले देखते हैं? देखिए, मैंने जैसे अभी बताया कि सबसे पहले मेरे वास्ते ये कोई हैरान कुन बात नहीं है, क्योंकि जो इनका सेंड ऑफ हुआ था आज़ाद साहब का राज्यसभा से, उस वक्त जो टीयरफुल सेंड ऑफ किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने और ये बात कही कि आपको हम ज़ाया नहीं होने देंगे, तो तब से ही एक वो उस सारी सिचुएशन का फर्स्ट एक्ट था। और उसके बाद से फिर आज़ाद साहब की जो एक्टिविटीज़ रही, उनके बयानात रहे, उनके क्वेश्चंस रेज़ करना रहे, जो शुरू हो चुका था 2020 में, जिस वक्त उन्होंने G23 के बैनर तहत कांग्रेस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने रेज़ किए थे। लेकिन अगर एक साइड से ये हैरत कुन बात नहीं है, लेकिन दूसरी साइड से जो टाइमिंग्स वो हमेशा से चूज़ करते हैं, सिर्फ उस वक्त जब कांग्रेस प्रेसिडेंट या तो अलील होती हैं, हॉस्पिटल में होती हैं, या वो बैरून मुल्क गई इस वक्त इलाज करने के वास्ते, तो दोनों चीज़ें उन्होंने सिर्फ उस वक्त की जिस वक्त कि कांग्रेस प्रेसिडेंट अलील थी। शायद इखलाकी तौर ये जायज़ नहीं था। और तीसरी बात जो है वो ये कि अगर हम एक साइड से ये देखते हैं कि उन्होंने रिज़ाइन किया, क्या ये उन्होंने आइडियोलॉजिकल बुनियादों पे किया, क्या जो कोर फिलॉसफी है कांग्रेस की उससे इख्तलाफ करके किया, या आइडियोलॉजी से इख्तलाफ करते हुए किया, या सिर्फ ज़ाती बुनियादों पे किया। अगरचे कि आइडियोलॉजी में उनको से डिफरेंस थी, इसका मतलब वो अब सेक्युलरिज्म पे भरोसा नहीं करते, इसका मतलब वो प्लूरलिस्टिक पॉलिटिक्स पे अब भरोसा नहीं करते, इसका मतलब वो ये कि वो जो बीजेपी की तरफ से जो फ्रेगमेंटेशन हुई है, जो पोलराइजेशन हुई है, वो उस पोलराइजेशन को सब्सक्राइब करते हैं। बीजेपी के हिंदू मुस्लिम कार्ड को या मस्जिद मंदिर कार्ड को सब्सक्राइब करते हैं। इसका मतलब ये कि वो सारे रीजन्स और सारे रिलीजन्स को साथ लेके चलने में अब भरोसा नहीं करते हैं। अगर तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। अगर अब ज़ाती डिफरेंस है कि राहुल गांधी पे उन्होंने निशाना साधा है कि 2013 से जब से वो वाइस प्रेसिडेंट बने तब से जो पार्टी में मैकेनिज़्म था, कंसल्टेटिव मैकेनिज़्म, वो इरोड हो गया है, तब से नहीं रहा, वो बचकाना हरकतें करते हैं वगैरह शगैरह। तो क्या वजह है कि 2013 में जब उनको ये लगा था कि आइडियोलॉजिक ये अपना मैकेनिज़्म जो है, कंसल्टेटिव मैकेनिज़्म अब ख़त्म हो चुका है, तो उनको उस वक्त रिज़ाइन कर देना चाहिए था। जिस बुनियाद पे आज वो कर रहे हैं उसी बुनियाद पे उनको 2013 में कर देना चाहिए था। उसके बरक्स क्या उन्होंने किया, जिस वक्त 2018 में राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाया गया, एक प्रिलिमिनरी सेशन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का दिल्ली में हुआ, हज़ारों की तादाद में, तकरीबन 10-12 हज़ार डेलीगेट्स पूरे हिंदुस्तान से आए। तो उस वक़्त राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाने का जो प्रस्ताव था या जो प्रपोज़ल था, वो तो आज़ाद साहब ने पेश किया
और उसके साथ साथ उन्होंने पूरे डेलीगेट से ये मनवाया और उनसे उसकी रजामंदी हासिल की कि राहुल गांधी को अपनी टीम मुकर्रर करने की आज़ादी मिलनी चाहिए और CWC मेंबर्स को नॉमिनेट करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। 2018 में अगर सब कुछ ठीक था तो 2013 की क्या बात है, और 2013 और 18 के दरमियान में अगर आपके इख्तलाफात उठे हैं तो वो किस बुनियाद पे उठे हैं? आइडियोलॉजी पे उठे हैं तो वो बताइए कि हम सेकुलरिज्म नहीं मानते हैं, हम हिंदुत्व का जो ये माहौल है हम उसके ऊपर चलने को चाहते हैं, या जो भी कुछ है। तो मेरे ख्याल में ये एक्चुअली जो उनका ये बोनहाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ है, एक नया नाता हो या नया रिश्ता हो जो हुआ है, उसमें शायद टाइमिंग्स के बारे में वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद तय किया कि किस वक्त होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। अब टाइमिंग को लेके देखिए तो दो एंगल्स सामने आ जाते हैं। एक तो ये मैंने कहा कि जब सोनिया जी बीमार होती हैं, अस्पताल में होती हैं, बैरून मुल्क इलाज के वास्ते जाती हैं, तब ही ये करते हैं। दूसरा ये है कि हाल ही में अभी 2 दिन पहले होम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर के ऊपर एक हाई लेवल मीटिंग कॉल की, उसमें मशवरा हुआ, इलेक्शन को लेके हुआ, या बाकी ये 25 लाख का जो नया सिलसिला शुरू कर दिया है उन्होंने उसको लेके हुआ। तो उसके दूसरे तीसरे दिन जो है आज़ाद साहब ने रिज़ाइन कर दिया। तो वो टाइमिंग भी जो है वो थोड़ी बहुत क्वेश्चनेबल बन जाती है। तो साथ साथ आप ये देखिए, अब आपका दूसरा सवाल था कि लोग छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, जो कांग्रेस में आइडियोलॉजिकली कांग्रेस के साथ है, जो कांग्रेस फिलॉसफी को फॉलो करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल और कांग्रेस की फिलॉसफी जो है वो यकसां है। तो उसके ऊपर जो नहीं फॉलो करता है उस प्रीएम्बल को, वो उनके साथ जा रहे हैं। अब जो लोग जा रहे हैं वो तो वही हैं वो जो उनके साल साल से पॉलिटिकल तौर पे बेनिफिशरीज़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बेनिफिशरीज़ वो नहीं रहे हैं, वो आज़ाद साहब के बेनिफिशरीज़ रहे हैं, और उनका उनके साथ जाना जो है वो लाजमी बनता है। बाकी वही लोग ऐसे आप हैं, आप देख लीजिए, एक मीडियोकर क्लास है, कहीं कोई इंटेलेक्चुअल यहाँ पे रोकना चाहूँगा। जिस तरह से हम जानते हैं कि उनके जाने के बाद बहुत सारे लोग निकले हैं, और क्योंकि एक कदावर लीडर रहे हैं, बहुत सारी उन्होंने पोस्टर्स पर भी काम किया है, तो एक खला पैदा हो जाता है। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी उस खला को पूरा करने में बहुत जल्द कामयाब हो जाएगी? देखिए, लाइफ इज़ द सेकेंड नेम ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन घर में भी होता है, ट्रांजिशन जो है वो सियासी जमातों में भी होता है। यहाँ पे जिस वक्त गांधी को असैसिनेट किया गया तो सारी दुनिया कहती थी अब हिंदुस्तान का क्या होगा। नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, वो जब फौत हुए तो कहते थे अब हिंदुस्तान का क्या होगा। उसके बाद में इंदिरा जी असैसिनेट हुई तो सोचा गया कि अब हिंदुस्तान का क्या होगा, या कांग्रेस पार्टी का क्या होगा। उसके बाद में राजीव जी असैसिनेट हुए तो कहा गया कि अब इसका क्या होगा। तो इट इज़ ए ट्रांजिटरी पीरियड। अप्स एंड डाउन्स हर फैमिली में आते हैं, हर घर में आते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं। वी नीड टू हैव विल एंड वी नीड टू एक्ट अपॉन दैट। कर साहब, आपने अभी हिंदुत्व की बात की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने कहा कि पब्लिक में जो है ये बात भी चल रही है कि शायद वोट को डिवाइड करने की बात हो रही हो, या इस तरह का प्रोस्पेक्टिव जो है पब्लिक में हो। तो क्या आपको लगता है कि जो सेंड ऑफ हुआ था राज्यसभा में, जब प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए सिंपैथेटिक वर्ड्स कहे थे कि उनको ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा, क्या ये अब मानकर चलें कि वहीं से ये सारा शुरू हो रहा है और इस तरह की जो आगे हमें कुछ नई पार्टी देखने को मिल सकती है, और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो वोट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो रही है, क्या इस आपको लगता है ऐसा कुछ होने वाला आगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर से उसी बात पे आऊँगा कि परसेप्शन जो होता है वो पब्लिक परसेप्शन किसी बुनियाद पे बनता है। पब्लिक परसेप्शन आज की डेट में आपने जो किया है उस पे नहीं बनता, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता बनता रहता है। अब उनका जो रेजिग्नेशन, चाहे उस टाइमिंग को लेके हो, आइडियोलॉजी को लेके हो, या उनके जो उन्होंने जो छोटे मामलात उठाए हैं अपनी
इसमें रेजिग्नेशन लेटर में उनको लेके हो, तो ये क्वेश्चन लाजमी उठता है लोगों के दिमाग में, लोगों के दिलों में, कि क्या वजह है कि इतने पावर एंजॉय करने के बाद, इतने सारी अथॉरिटीज़ होने के बाद में अब ये क्यों हो रहा है। अब जहाँ तक रेजिग्नेशन का ताल्लुक है, हमने भी एक पार्टी से रिज़ाइन किया, हमने भी आई वॉज द को फाउंडर ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मैंने भी रिज़ाइन किया और किसी ज़ाती बुनियाद पे नहीं किया, मैंने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पे किया। एक जो एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन था उस वक्त के बीजेपी के साथ में जाने का, उसके ऊपर किया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कहीं पे भी आज तक कोई ये साबित कर दे कि मैंने गैर इखलाकी बात की हो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम के बारे में या महबूबा जी के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ को या उनकी उस आइडियोलॉजिकल शिफ्ट को मैंने हमेशा तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन ज़ाती हमले मैंने नहीं किए। बावजूद इसके कि मुझे मुफ्ती साहब से डे टू डे जो रनिंग होती है पार्टी की, या महबूबा जी के साथ डे टू डे डीलिंग हैंडलिंग जो होती है पार्टी की, उसमें इख्तलाफात थे, हम आपस में नाराज़ भी होते थे। मैं कई महीने घर में बैठा, फिर वो आके मुझे मना के ले जाती थी, या मैं उनके साथ में उन चीज़ों पे हम सॉर्ट आउट करते थे। लेकिन मैंने कभी भी एक इखलाकी दायरा जो है वो क्रॉस नहीं किया। मुझे लगता है कि जिस अंदाज़ में उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की है वो उन्होंने इखलाकी दायरे से बाहर निकल के की है। रहा सवाल जो तीसरी बात आपने कही कि पार्टी बनाने का, देखिए पार्टी बनाना तो उनका अब एक लाजमी बनता है, क्योंकि जो परसेप्शन है वो ये है कि उनको ये टास्क दिया गया है कि आप यहाँ का फ्रेगमेंटेशन को एंश्योर करेंगे, फर्दर फ्रेगमेंटेशन को। शायद जो टास्क बाकी लोगों को मिला था, शायद वो उसमें उस हद तक कामयाब नहीं हुए, तो उनको पहले बड़े बड़े काम दिए गए थे, उसमें वो नाकाम रहे। उसमें बड़ी बड़ी पोजीशंस भी उनको, जो लोगों में बात थी कि उनको ऑफ़र की गई थी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सबसे ऊंचे मनसब पे बिठाया जाएगा, उसमें जब वो नाकाम रहे, फिर दूसरी स्टेज पे उनको दूसरा मनसब ऑफ़र किया गया, और आप अगर ये कर देते हैं तो ये दूसरा मनसब मिलेगा, वो भी नहीं हुआ। अब क्योंकि बाकी सब कामों में वो नहीं कर पाए जो उनको टास्क दिया गया था, तो अब एक ये छोटा सा टास्क दे दिया गया है कि आपने फ्रेगमेंटेशन करनी है, क्योंकि बाकी लोग शायद उसमें कामयाब नहीं हुए हैं। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। जिस तरह से आपने कहा कि तनकीद का निशाना बनाया गया, राहुल गांधी को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, और ये भी कहा कि जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, या यूँ कहें कि जब से वो वाइस चेयरमैन बने हैं, और उसके बाद से जो हैं हालात बिगड़ना शुरू हो गए कांग्रेस पार्टी के। तो एक कम से कम 4 या 5 दहाइयों तक एक पार्टी के साथ रहना, और फिर घरेलू तारुकात उस ख़ानदान के साथ रहना, और फिर आखिर पर जाते वक्त इस तरह के इल्ज़ामात लगाना, इसको कैसे देखेंगे आप? मैं तो वही कह रहा हूँ, एक साइड से आप कहते हैं कि हमें 4 दहाइयाँ या 5 दहाइयाँ हुई हैं, आप दुहाई देते हैं कि हम इनके घरेलू अफराद में से काउंट किए जाते थे, तो उसके बाद में सिर्फ इस वास्ते कि आपको राज्यसभा की सीट नहीं मिली, सिर्फ इस वास्ते कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट कोई नहीं है, सिर्फ इस वास्ते कि आप चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में जो भी कुछ हो वो हमारी मर्ज़ी से हो, किसी को आप आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे थे, या अपने हेंचमन्स को आप आगे लाना चाहते थे। यानी छोटी छोटी डिफरेंसेस। और राहुल जी के जो उनका सामने आना था, देखिए एक वक्त में वो भी नौजवान थे, उनके जिस वक्त वो सामने आए वो भी तनकीद का निशाना बने। उनको भी जो आज वो कह रहे हैं कि उनको घेरे में लिया हुआ है साइको फंड्स ने, तो पहले तो ये भी बोला जाता था कि संजय गांधी को साइको फंड्स ने घेर के रखा है और उनमें से ये गुलाम नबी आज़ाद हैं। तो ये इस सारी स्टेज से गुजर के आए हैं, और एक स्टेज आ जाती है कि इंसान को ऑनरेबल एग्ज़िट करना चाहिए। तो आज़ाद साहब उस एज में हैं, उनकी अचीवमेंट्स बहुत वसी हैं, चाहे वो उसके वास्ते बाकी जो कांग्रेसमैन थे उसके लिए वो उनकी नज़रों में वो क्वालिफाई करते थे उसके लिए या नहीं करते थे, लेकिन इट इज़ ओनली गांधी फैमिली फ्रॉम टाइम टू टाइम
राइट फ्रॉम संजय गांधी, राइट फ्रॉम इंदिरा जी, जिन्होंने शायद बहुत सारे डिज़र्विंग और बहुत सारे अपब्रिंगिंग लोगों को साइडलाइन करके इनको आगे पहुंचाया होगा। उसके बाद में इस तरह की बातें करना मेरे ख्याल में इस एज में आके शायद अब ज़ेबा नहीं देता। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने कहा कि राहुल साहब की आपने बात की, अगर जो गुलाम नबी आज़ाद साहब कह रही हैं, अगर ऐसा होता है तो क्या आपको लगता है कि ये राइट टाइम है कि राहुल जी को अकाउंटेबल बनाया जाए इस सब के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो वर्किंग ही जो है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के थ्रू एक अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी के तहत ही जिस वक्त राहुल गांधी ने रिज़ाइन किया एज़ पार्टी प्रेसिडेंट 2019 में, जिस वक्त हार हुई कांग्रेस पार्टी की, तो उन्होंने सो मोटो रिज़ाइन किया। उनसे किसी ने रेजिग्नेशन नहीं मांगा, उन्होंने सो मोटो खुद से रिज़ाइन किया। होना तो ये चाहिए था कि उस वक्त जो बाकी टीम थी, हम तो यही तवक्को रखते थे कि अगर एक शख्स ने इखलाकी जुर्रत दिखाई कि वो, हालांकि ये टीम वर्क होने के बावजूद उन्होंने सारा अपने सर लिया कि एज़ पार्टी प्रेसिडेंट मैं इखलाकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ कांग्रेस की हार की और मैं सो मोटो रिज़ाइन करता हूँ। होना तो ये चाहिए था कि बाकी लोग जो ज़िम्मेवार थे एक्चुअली उस हार के, उनको भी कर देना चाहिए था, तो वैसा तो नहीं किया। उनका जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने एक हाई पेडेस्टल पे लेके, एक हाई मॉरल ग्राउंड लेके एक अकाउंटेबिलिटी के तहत में वो रेजिग्नेशन किया। लेकिन अफसोस कि बाकी लोग, जो लोग ज़िम्मेदार थे, जिसमें से बहुत लोगों का कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी ये कहना था कि जो लोग उस वक़्त मुख्तलिफ़ रियासतों के इंचार्जेस थे, जिसमें से आज़ाद साहब भी थे, तो उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी तो नहीं लगी। वो उन्हीं के वास्ते क्यों राहुल जी के वास्ते अकाउंटेबिलिटी की बात कहते हैं, जबकि उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड ले लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया।